मीडिया पर हम लोग बैठे हैं, भिखारी ठाकुर पर चर्चा कर रहे हैं। उसमें प्रत्यक्ष हमारे कई शिक्षक और छात्र यहाँ उपस्थित हैं और अप्रत्यक्ष रूप से जो लोग भी सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सबका मैं अभिवादन करता हूँ। और ये आज हमारे लिए सचमुच में हमारे लिए यानी भोजपुरी समाज और संस्कृति के लिए आज एक बड़ा गौरव का दिन है। और जैसा कि अभी अभिषेक ने केदारनाथ सिंह की कविताओं को उद्धृत करते हुए बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ संकेत दिया कि विदेशिया की लय पर भोजपुरी की यानी बोली की सारी क्रियाएं नाचने लगती हैं, हिलने लगती हैं। असल में भिखारी ठाकुर की जो साहित्यिक उपस्थिति है वह भोजपुरी समाज और संस्कृति की जो बहुविध क्रियाएं उनको जिस तरह से उन्होंने सक्रिय किया अपने समय में, वह लगातार प्रासंगिक होता चला गया है। और क्रियाओं के सक्रियता का मतलब ये होता है कि अपने समाज में यानी भोजपुरी की जनपदीयता में एक हलचल उत्पन्न करना, एक सामाजिक हलचल उत्पन्न करना, जड़ताओं पर प्रहार करना और नए मूल्यों की स्थापना करना या संकेत करना। आप सब जानते हैं कि 19वीं सदी में जैसा कि ये भोजपुरी समाज था वह बाहर से उपनिवेशवाद और भीतर से सामंतवाद का शिकार था। गरीबी, भूखमरी तो हमारे पास और अशिक्षा तो थी ही, पिछड़ापन तो हमारा था ही। स्त्रियों को लेकर के भी हमारी सोच बहुत ही जड़ थी और बहुत ही सामंती थी। इसे कह सकते हैं कि भिखारी ठाकुर ने अपने नाटकों के माध्यम से, जिसे 12 नाटक का जिक्र हम लोग करते हैं, उन सभी नाटकों के माध्यम से उन्होंने भोजपुरी समाज में एक तरह की हलचल उत्पन्न करने की कोशिश की। और जैसा कि हम लोग कहते हैं कि कोई उनको भरतमुनि कहता है, कोई उन्हें शेक्सपियर कहता है, कोई अनगढ़ हीरा कहता है। लेकिन मुझे लगता है जैसे कि उमेश गोस्वामी ने उनको सही कहा कि मनोरंजन प्रसाद सिन्हा उनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं, जगदीश चंद्र माथुर उन्हें भरतमुनि की परंपरा कहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई परंपरा से उनका संबंध बनता है तो वह भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र से बनता है, और वह भी इसी पूर्वांचल के जिसका केंद्र बनारस था कि, और इस पर बहुत लोगों ने बात की थी और मैं भी इससे सहमत हूँ कि वह अगर कोई तुलना अगर की जा सकती है तो वह भोजपुरी के भारतेंदु के रूप में भी हम लोग कह सकते हैं। लेकिन भारतेंदु बाबू के पास संसाधन अधिक थे और वो हिंदी समाज को लेकर के वह एक तरह के नवजागरण की प्रक्रिया से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। भिखारी के पास संसाधन नहीं थे। भिखारी एक रिमोट एरिया में रहते थे, सुदूर गांव में रहते थे, और उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से, लोक नाटकों के माध्यम से जिस तरह के जागरण की बात की वह अभूतपूर्व है। और मैं यहाँ पर आज के दिन आप सब उपस्थित लोगों के बीच एक मांग रखना चाहता हूँ कि उनकी विलक्षणता, विराटता और नवजागरण की संपन्नता को आधार बना करके भिखारी ठाकुर के जन्मदिन को, जयंती को भारतीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया जाना चाहिए। याद रखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस तो है हमारे पास, लेकिन भारतीय मातृभाषा दिवस अभी तक नहीं है मेरी जानकारी में। 21 फरवरी को हम लोग मनाते हैं मातृभाषा दिवस। वह बांग्लादेश में जो छात्रों का आंदोलन हुआ था उसको आधार बना करके यूएनओ ने उसको मान्यता दी है और उसमें अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। लेकिन मुझे लगता है कि भोजपुरी का क्षेत्र, भोजपुरी भाषा की सामर्थ्य और इसका जो वैश्विक फलक है उसको देखते हुए भारतीय मातृभाषा दिवस के रूप में उनके जन्मदिन को मनाए जाने की ज़रूरत है। और इस मांग को हम लोग भोजपुरी जनपद के एक नागरिक के नाते यहाँ पर रखना चाहते हैं।
अब जहाँ तक उनके उनके उनकी विलक्षणता की बात है, तो ये एक जो आप कह सकते हैं कि भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में एक श्लोक लिखा है कि नाना भावोपसंपन्न नाना अवस्थान्तरात्मकम लोक वृत्तानुकरणम नाट्य में तन्मया कृतम। अब जो सबसे बड़ी बात है कि नाना भावोपसंपन्न, अनेक भावों से होता हुआ, नाना अवस्थान्तरात्, अनेक अवस्थाओं से गुजरता हुआ, और लोक वृत्त का अनुकरण, तो जिसे आप कह सकते हैं कि अनेक अवस्थाओं से गुजरता हुआ, अनेक अवस्थाओं माने अनेक सामाजिक अवस्थाओं से गुजरता हुआ। तो ये जो लोक नाट्य लिखने की बात थी, उसको भिखारी ने जाने अनजाने भरत मुनि की उस वाणी को चरितार्थ किया भोजपुरी समाज को लेकर के। उन्होंने उसकी प्रस्तुति की, और आप देखिए कि विदेशिया के साथ साथ भिखारी ठाकुर ने भाई विरोध, बेटी बेचवा, विधवा विलाप, गंगा स्नान, गबर घिचोर जैसे अनेक जो नाटक उन्होंने लिखे, इन सब में आप देखेंगे कि औपनिवेशिक चिंताएं तो अलग हैं, सामंतवादी प्रतिरोध सबसे मुखर है, और उसमें भी स्त्री को लेकर, क्योंकि उस समय में स्त्री की पीड़ा को कहने वाला या दर्ज करने वाला एक तो कोई नहीं था। दूसरी बात यह है कि उस पीड़ा की अभिव्यक्ति करते हुए सामाजिक सोच में परिवर्तन लाने की कोशिश। एक तो यह होता है कि आप एक अभिव्यक्ति कर रहे हैं, आप पीड़ा की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। दूसरी बात, उस अभिव्यक्ति को सामाजिक परिवर्तन से जोड़ करके एक नई दिशा दे रहे हैं। भिखारी ठाकुर ने स्त्री चेतना को, स्त्री समाज को, स्त्री संवेदना को व्यक्त करते हुए एक स्त्री के सामाजिक हैसियत में परिवर्तन की बात की है, और प्रतिरोध की उनकी अपनी राजनीति है। जैसे आप देखें कि एक तो उन्होंने जैसे कि भाई विरोध हुआ, बेटी बेचवा हुआ, विधवा विवाह हुआ, इन सब में जो है जैसे उपातों का जिस तरह से उन्होंने चित्रण किया है वो अद्भुत है। और उपातों अंत में जाकर के एक बूढ़ी काकी के रूप में हो जाती है, और ख़ास करके बूढ़ी काकी को जो मारने की कोशिश होती है, फिर अंत में जिंदा बच जाती है। इस संदर्भ में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए कितना पॉजिटिव टोन है भिखारी ठाकुर के नाटकों में। उनके हर नाटक का जो समापन होता है वह सकारात्मक होता है, और एक सकारात्मक सोच के साथ एक दिशा सूचक समापन होता है। यानी ऐसा लगता है कि समाज बदलेगा, एक तरह का हृदय परिवर्तन की बात है। गांधी की उपस्थिति तो आगे चल कर के 20वीं सदी के पूर्वार्ध में होती है, लेकिन आप देखिए कि गांधी के प्रभाव से, स्वाधीनता संग्राम के प्रभाव से, और कह सकते हैं कि नव जागरण की चेतना के प्रभाव से एक बात होता है कि भिखारी ठाकुर लगातार वह एक समाज की जड़ता पर न केवल प्रहार करते हैं, बल्कि उस जड़ता के परिवर्तन की दिशा भी तय कर देते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो इस रूप में अगर आप देखिए तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भिखारी ठाकुर वॉज ए ग्रेट कम्युनिकेटर ऑफ हिज टाइम। जैसे कहते हैं अपने समय के श्रेष्ठ संप्रेषक या श्रेष्ठ कम्युनिकेटर, श्रेष्ठ संप्रेषक। यानी जिस तरह से उन्होंने नाटकों का मंचन किया है, और कहते हैं कि लोक नाट्य शैली को लेकर के गांव-गांव गए, और जिस तरह से उन्होंने अपने महत्व की उपस्थिति को दर्ज कराया वो अद्भुत है। और हम सब जानते हैं कि साधारणीकरण के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे सशक्त विधा अगर कोई रही है तो नाटक रही है, जिसको हम लोग साहित्य की भाषा में साधारणीकरण कहते हैं। यानी सहृदय को सीधे प्रभावित करने की सामर्थ्य, अपने पाठक को, अपने श्रोता को प्रभावित करने की अगर सीधी सामर्थ्य, सबसे सशक्त सामर्थ्य कहीं रहती है तो नाटकों में होती है। आप जानते हैं भिखारी ठाकुर इस बात को समझते थे, और इस बात को समझने के साथ साथ देखिए अपनी परंपरा में, और वो जो समाज था, क्योंकि आप जानते हैं वह समाज सावंती समाज था जो कि धर्मबद्ध था, धर्म के बाहर जा नहीं सकता था। तो धर्म पर आप प्रहार नहीं कर सकते थे। धर्म को समझते हुए उसमें परिवर्तन की संभावनाओं को दर्ज कर सकते थे।
आप अचानक उस पर हमला नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह जो धर्मबद्ध समाज होता है, अगर सीधे धर्म से टकरा जाएंगे तो समस्या आपके सामने खड़ी हो जाए, क्योंकि वह धर्मबद्ध समाज में एक पारिवारिकता थी, एक परिवार था, समाज था, और समाज की इकाई के रूप में परिवार था, आप सब जानते हैं। भिखारी ठाकुर की खास बात ये लगती है जो मुझे, कि उन्होंने रामचरितमानस का गहरा अध्ययन किया, और रामचरितमानस की सैकड़ों चौपाई, सैकड़ों दोहे उनको याद थे। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो जानते थे कि जब तक परिवार के भीतर परिवर्तन नहीं हो सकता, परिवार की सोच में परिवर्तन नहीं हो सकता, तब तक समाज में बदलाव संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज की न्यूनतम इकाई परिवार है, और परिवार के ढांचे में जिस तरह की संकीर्णताएं हैं, जिस तरह की जड़ताएं हैं, जैसे कि वो जो तुलसीदास के दोहावली का दोहा है कि रामायण अनुहरत सिख जग भयो भारत भीत, तुलसी सठगी को सुने कलि कुचाली की रीत। कि भाई आप पढ़ते तो रामायण है, लेकिन हमेशा करते महाभारत, जीते महाभारत है। तो यह बात भिखारी ठाकुर को मालूम थी। इसी नाते रामायण की चौपाई ने, रामचरितमानस की चौपाइयों को बीच बीच में उद्धरण देते हुए, और फिर भाई भाई के संबंधों को बताते हुए, जैसे उन्होंने पति पत्नी के संबंधों को, भाई भाई के संबंधों को, राजा और प्रजा के संबंधों को जाना और पहचाना, तो उनको ये लगा कि कहीं न कहीं पर रामचरितमानस की जो राम कथा है, या राम का जो चरित्र है, या उसमें जो भ्रातृत्व प्रभाव है, पारिवारिक स्नेह है, पारिवारिक समर्पण है, उसको आधार बना करके भोजपुरी समाज में हम एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। याद रखिए, रामचरितमानस अवधी भाषा का लिखा गया, वो भोजपुरी भाषा का नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कहीं, क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने याद किया था, स्वाध्याय से उन्होंने याद किया था। और उस रूप में अगर आप देखिए तो तुलसी के रामचरितमानस के चौपाइयों के बीच उद्धृत करते करते और हर जगह इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि जो परिवार है, परिवार को अपनी संकीर्णता से ऊपर आना चाहिए, और उसमें परस्पर स्नेह, सहभाव, साहचर्य और सहभागिता के मूल्यों को विकसित किया जाना चाहिए। तो इस रूप में मुझे लगता है कि भिखारी ठाकुर को हम जब याद करते हैं तो भोजपुरी संस्कृति के साथ साथ भोजपुरी भाषा की सामर्थ्य का भी पता चलता है। आप भिखारी ठाकुर के नाटक को पढ़िए तो इतनी प्रांजल और प्रशस्त भोजपुरी का जैसा उन्होंने उपयोग किया, यानी मुझे ये ऐसा लगता है कि भोजपुरी के मानकीकरण में, भोजपुरी भाषा के मानकीकरण में आज भी भिखारी ठाकुर की लिखी हुई भोजपुरी भाषा मानक है। वो एक जिस तरह से भोजपुरी को चमत्कारिक भाषा के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है, वह एक तरह का उल्लेखनीय है और वह अनुकरणीय है। तो इस रूप में जैसे हम लोग जानते हैं कि भोजपुरी समाज के अग्रदूत तो हैं, वह नवजागरण के अग्रदूत तो हैं ही, और इसी वजह से आप देखिए कि विस्थापन की त्रासदी को लेकर के अभिषेक, जितना पीड़ित समाज भोजपुरी रहा, उतना कोई लोक भाषा का समाज नहीं रहा है, कोई लोक संस्कृति का जो जनपद रहा है वो उतना पीड़ित नहीं रहा है। पूर्वांचल से जितना विस्थापन हुआ है, और उसका कारण यह था कि अशिक्षा, भुखमरी और गरीबी, इसका शिकार यह जनपद हमेशा रहा। उस जनपद के जागरण को लेकर के, उसके भाषाई अग्रदूत को लेकर के भिखारी ठाकुर का जैसा महत्व है वो अभूतपूर्व है, और भिखारी ठाकुर पर निरंतर बात होती ही रहती है, निरंतर बात होती ही रहनी चाहिए। आज का यह आयोजन हम लोगों ने पुलिया प्रसंग पर किया है। आगे भिखारी ठाकुर को लेकर के कुछ बड़े आयोजन हम लोग करेंगे। देखिए, एक बार मैं फिर यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि मातृभाषा दिवस के रूप में, अगर भारतीय मातृभाषा दिवस के रूप में अगर भिखारी ठाकुर की जयंती को, उनकी 18 दिसंबर को सरकार घोषित करे, तो यह भोजपुरी समाज के लिए बहुत ही उपकार जनित काम होगा और बहुत बड़ा कार्य होगा। भोजपुरी समाज को, भोजपुरी जनपद को इस दिशा में गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि आप अपने पुरखों को याद करेंगे, आप
तो आपको भी आने वाली पीढ़ी याद करेगी। एक बात तो ये है। दूसरी बात है, हर लोक संस्कृति के पास कुछ महान सिंबल्स हुआ करते हैं, कुछ महान प्रतीक हुआ करते हैं। भोजपुरी समाज के लिए भिखारी ठाकुर सबसे बड़े सिंबल हैं, सबसे बड़ी प्रतीकात्मक प्रस्तुति हैं। हम सब पुलिया प्रसंग के साथी जो यहाँ बैठे हुए हैं उनको समवेत भाव से उनकी स्मृति को प्रणाम करते हैं। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद।